25 जुलाई 2001 आज से 17 साल पहले मंगलवार का दिन था। सांसद फूलन देवी संसद से निकलकर अपने आवास पर जा रही थी। लंच का समय था। जैसे ही वो अपने घर के बाहर पहुंचती हैं, दो लोग उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। और उस दौरान उनकी बहन मुन्नी देवी आवास पर मौजूद होती हैं और उन्होंने उस समय दावा किया था कि उन्होंने हत्या करने वाले का चेहरा देखा था और आरोप लगा था उस समय शेर सिंह राणा पे। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। शेर सिंह राणा को 13 साल जेल में सजा काटना पड़ा और आज भी शेर सिंह राणा के ऊपर केस चल रहा है। और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेर सिंह राणा और मुन्नी देवी। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क न्यूज पर। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा मैडम आपसे, फूलन देवी की हत्या की आप ही एक मुख्य गवाह हैं, तो किसे मानती हैं? देखिए, आपको हम पहले ही बता चुके, जब हत्या हुई थी कोर्ट में भी बता दिया कि जो शेर सिंह राणा पे लगा हुआ है आरोप गलत है, बेबुनियाद है। हम बिल्कुल नहीं मानते हैं और इसका तो कभी हमने कहा ही नहीं कि शेर सिंह राणा ने हत्या की है। हत्या करने वाला जो लोकल पति था, फ्रॉड पति उमेश सिंह ने की। और हम तो चिल्ला के कहते भी रहे। पुलिस ने कहा कि शेर सिंह राणा ने तो किया ही नहीं है, शेर सिंह राणा को तो पुलिस ने बनाया। हमने तो बिल्कुल भी नहीं कहा, ना बनाया ना बोला। हमने कोर्ट में भी यही कहा कि अब ये तो पुलिस ने बनाया शेर सिंह राणा का हत्यारा। जो हत्यारा था उसके ऊपर तो कुछ एक्शन ही नहीं हुआ। तो फिर आपको 17 साल लग गए ये बोलने में, आप चुप रही अब तक? ये बिल्कुल गलत है। मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे कुछ किसी ने खबर ही नहीं दी, पता ही नहीं चला, ना संबंध भेजा कि केस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, गवाह के लिए बुलाया गया या नहीं बुलाया गया। वो तो मेरे पता नहीं कैसे मुझे पेपर के माध्यम से मुझे ये खबर मिली कि मुन्नी देवी ने पैसे लेके बिक के चुप बैठ गई, शेर सिंह राणा के खिलाफ गवाही नहीं दे रही। मैं तो जाके पेश हो गई। मैंने कैसे मैं लेके चुप बैठ गई, शेर सिंह राणा के खिलाफ बोल नहीं रही। जो खिलाफ है, जिसके खिलाफ है, जिसने हत्या की, मैं तो बराबर बोलती जा रही। और आज भी जाके मैं कोर्ट में तुरंत बोल रही कि गलत है, इस लड़की को तो फंसाया गया ही है। इसने तो ये तो हमारा और दीदी का रिश्ता एक 5 साल पहले से था। बहन हमारी बहन मानती थी, भाई भी मेरी बहन को बहन मानता था, मैं भी बहन मानती थी। धर्म का पवित्र रिश्ता, भाई बहन का बंधन था। तो मैंने तो कभी कहा ही नहीं, ना कभी शक किया, ना मेरे मन में कभी ऐसा आया। ये तो सारे मैं बार बार आपसे यही कहती रहूँगी, ये जो षड्यंत्र था सारा उम्मीद का था और ये पुलिस ने इनके ऊपर सारा आरोप मर दिया। राणा जी, आईओ की गलती थी या मुन्नी देवी की नजरों का धोखा था? आपको कैसे फंसाया गया? देखिए, मैं कहूँगा कि ये मुन्नी देवी जी की तो खैर बिल्कुल भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि इन्होंने पहले दिन से ही, आपको बता दूँ, सीबीआई इंक्वायरी की जांच करने के लिए कहा था। फर्स्ट डे से ही इन्होंने उसके लिए बड़ी कोशिश भी करी, क्योंकि इन्होंने जो सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए उसके जो कागजात थे वो बाद में कोर्ट में पेश भी किए थे। क्योंकि ये उस समय जो गृह मंत्री जी थे अडवाणी जी, उनसे भी जाके मिले थे, पुलिस कमिश्नर साहब से भी मिले थे। और वो जो कागज़ थे, इसकी जानकारी मुझे इसलिए है क्योंकि वो जो कागज़ इन्होंने एप्लीकेशंस दी थी वो बाद में कोर्ट में भी सबमिट की थी कि देखिए, हम तो पहले दिन से ही बता रहे हैं कि इसमें जो है गलत लोगों को फंसाया गया। अब दूसरी बात आ जाएगी कि इसमें किसकी गलती है, किसकी वो है, कि देखिए किसकी गलती है ये तो ईश्वर ही जानता है। लेकिन पुलिस ने जो आईओ थे उसने किसके दबाव में काम किया, क्यों ऐसा किया, किसको बचाने के लिए करा, वो तो आईओ ही बता पाएगा। और क्योंकि अगर ये बात खुल जाए या ये बात पता चल जाए कि भाई किसके इशारे पे जो आईओ था उसने काम किया या किसके पैसों के लालच में किया या किसी के दबाव में काम किया, ये तो उन्हीं को नॉलेज होगी। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, लेकिन इनके बारे में मुझे मालूम है, क्योंकि सभी अखबारों में भी और उस समय टीवी पे भी यही आया था कि भाई जो श्रीमती मुन्नी देवी हैं, जो फूलन देवी की बहन है, उन्होंने शुरू से ही जो है वो सीबीआई जांच की इंक्वायरी के लिए कहा था और उमेश सिंह के ऊपर आरोप लगाए थे, जो फूलन देवी के पति थे। जैसा कि कल मुन्नी देवी ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि आप बेगुनाह हैं, इसके बाद आप क्या करने वाले हैं? देखिए, आपको बता दूं, जो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें तो कुछ नहीं कोई कर सकता, क्योंकि जिन लोगों को बरी भी किया जाता है, तो जैसे हमारे केस में 12 लोग थे, तो एक की तो डेथ ही हो गई जेल में। अब आप उसको ज़िंदा तो नहीं कर सकते,
ठीक है ना, उसमें से फिर 10 लोग जो है वो एक्यूटल हुए। अब आप किसी का जीवन का जो टाइम, जो प्रेशियस टाइम था, तो वो आप लौटा नहीं सकते। उसमें से कई लोगों के खिलाफ़ तो अपील भी नहीं हुई, तो अब आप उनको वो टाइम नहीं दे सकते। लेकिन क्या होता है कि ये एक प्रोसीजर है कंट्री का या कानूनी प्रक्रिया का। इसमें क्या किया जा सकता है, बस इसको आप अपना भाग्य मान सकते हैं कि आपके भाग्य में वो समय जेल में लिखा था तो आपने वो बिताया। आगे कोशिश ये रहेगी कि कोई बेगुनाह इंसान ना फंसे, और हम समाज के लिए क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारी परेशानियां देखी हैं अपने जीवन के अंदर। हमने अपने पिता की डेथ देखी है। हम 3 भाई थे, पिता की डेथ हुई, तीनों में से कोई भी आदमी उनके अंतिम संस्कार में नहीं जा पाया इसी जेल के चक्करों में। तो ये सब परेशानियां देखी हैं, और इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसा अच्छा काम करें। पूरे जितना हर देश में रहने वाला हर आदमी, हर लेडीज़, सब हमारे परिवार की तरह हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदुओं में किसी भी जाति हो, सब हमारे भारतीय हैं और हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। मुन्नी देवी जी, जब इतने सालों बाद आपकी मुलाकात अचानक हुई शेर सिंह राणा जी से, तो क्या लगा, कैसा लगा देख के? आपकी बातचीत कैसे हुई फिर? नॉर्मल, जैसे भाई बहन होते हैं वैसे। हमारे मन में कोई ऐसे था ही नहीं जो कि एकदम खराब लगे, और ऐसे कि जैसे कि हाँ, एकदम लगता है ना कि जैसे कि अनजान आदमी कुछ गलत होता तो उसको बुरा लगता। हमें तो कभी कोई लगे, नॉर्मल मिले, जैसे घर में परिवार की तरह, जैसे बहन भाई की। हमारा तो वही रिश्ता 5 सालों वाला, वही मुझे तो याद आ जाती। जैसे आते जाते थे हमारे तो बच्चे मामा बोलते थे, और हमारा वही रिश्ता था जो पहले का था, वही हमें नॉर्मल मिले, क्योंकि हमारे मन में ऐसा कभी था ही नहीं। क्या लगता है शेर सिंह राणा जी ने ऐसा क्या वो किया है जिससे आप जो है एकदम प्रभावित हो गई? देखिए, शेर सिंह राणा भाई ने ऐसा काम किया जैसे कि जेल से छूटे नहीं, भाग गए थे, भाग करके एक नेक काम किया, अच्छा काम किया। अफगानिस्तान जाके पृथ्वी, हमारे जो राजा, आखिरी राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनकी अस्थियां थीं अफगानिस्तान में, वो लेके आए। तो हमें लगता है जो ऐसा युवा जवान बंदा जो ऐसा नेक काम कर सकता, तो ऐसे नेक काम करने के लिए हमारे देश को, हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है। क्या कभी राजनीति में उतरेंगी आगे आप? देखिए, राजनीति तो बहुत दूर की बात, पहले राजनीति नहीं, पहले सेवा है कि हम सेवा करना चाहते हैं अपनी समाज की, सारे मतलब समाज की नहीं, हिंदुस्तान की, पूरी हिंदुस्तान समाज, सारे समाज के, एक नहीं, एक समाज के नहीं, सारे समाज को। और जातिवाद को तो हम मानते नहीं हैं बिल्कुल भी। हमारी बहन खिलाफ थी, हम खिलाफ थे कि जाति किसने बनाई, जाति धर्म किसने हमें बांट दिया, कैसे बनी, हमें नहीं कुछ समझ में आता है। हकीकत की बात है, ये जातिवाद से हम बिल्कुल खिलाफ है। हम आपसे तो कभी नहीं पूछा आप किस जाति के, आप किसी भाई से पूछा? नहीं पूछा ना। हमें जाति धर्म से, हम सिर्फ इंसान है, इंसान एक जाति जानते हैं, इंसानियत, और दूसरा है प्यार, तीसरा है हमारा जो भाई का सबसे पवित्र रिश्ता भाई का होता है, रक्षा का, जो रक्षा का होता है। 3 रिश्ता हम सबसे पवित्र मानते हैं, और इसके अलावा हम बाकी कोई अधर्म को हम सहते नहीं हैं, और सारे धर्म को मानते हैं, सारी जातियों को मानते हैं। हमारे सारे बहन भाई हैं, हमारा एक खून है। अब चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान है, सिख ईसाई, अगर आप खून को मिला देंगे तो आप पहचान जाओगे, नहीं पहचानोगे ना। इसलिए हम सब एक हैं, सभी भगवान को, सभी जातियों को मानते हैं, हम सब एक हैं। आपने कहा राणा जी बेगुनाह, फूलन देवी के पति ने ही उनकी हत्या करवाई थी या की थी, तो अब क्या करेंगी आप? उस आरोपी को कैसे सजा दिलवाएंगे, इंसाफ कैसे मिलेगा? और हमारी बस यही इच्छा है कि सरकार या हम या समाज द्वारा, या अगर भविष्य में आए पड़े, अगर मौका मिलेगा तो हमें कुछ भी करना पड़े, जैसे राजनीति में भी हमें आना पड़ेगा उसके लिए, या समाज हमें चाहेगा। सबसे पहले हमारा हम हिंदुस्तान भाइयों से, उनसे हम मांगेंगे कि देखो, जो असली हत्यारा हो, हम तो सरकार से मांग के थक गए, हम उतरेंगे समाज से, सारी समाज, हिंदुस्तान पूरे समाज से, कि जो मैन हत्यारा है उसको आखिर क्यों नहीं सज़ा मिली, उनसे हम न्याय मांगेंगे। सरकार से तो हम बाद में मांगेंगे, हम सब अपनी हिंदुस्तानी सब भाइयों से मांगेंगे कि क्या एक विश्व सुंदरी फूलन देवी जो इतनी मतलब एक सांसद भी थी, और उनके साथ जो जुर्म अत्याचार हुए शुरू से आखिरी तक, उन्हें न्याय नहीं मिला।
एक ऐसी महिला की हत्या हो जाती है और हत्यारे खुलेआम घूमते, कुछ नहीं हुआ तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा? क्या वो हत्या हो जाती है उनकी तो उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? हमारी सरकार बिल्कुल बेकार है हिंदुस्तान की। हमारी समाज अगर चाहेगी, हमारे हिंदुस्तान की समाज चाहेगी तो न्याय मिलेगा। मुझे बस इस उम्मीद से मैं आगे निकल पड़ी हूँ, आगे की राह ले चुकी, क्योंकि मैं सरकार से नहीं, मैं आप समाज से मांगूंगी। राणा जी, क्या आप मुन्नी देवी से सहमत हैं? देखिए, मैं इनकी बात से करीब करीब सहमत हूँ, क्योंकि सरकार के पास तो ये पहले दिन से ही जा रही है। जो उस समय होम मिनिस्टर थे उनके पास ये गए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस अथॉरिटी थी उनके पास ये गए, लेकिन इनकी बात तो तब किसी ने सुनी नहीं। और यही कारण है कि जब इंसान की बात सरकार नहीं सुनती है या जो ऑफिसर्स हैं उस रैंक पे जो वो लोग नहीं सुनते हैं, तो इंसान को फिर समाज के और पब्लिक के पास ही जाना पड़ता है। और आप एक माध्यम होते हैं उनके पास जाने के लिए। जैसे कि अभी जो हमारे जो 4 जस्टिस थे, जब उनको अपने खुद ही समस्या आई तो वो तक जो है समाज के पास आए अपनी बात रखने के लिए। तो लास्ट तो देखिए ये समाज ही होता है, क्योंकि हर चीज़ इसी के ही द्वारा रचित है, इसी के द्वारा बनाई गई है। तो इनकी ये बात बिल्कुल सही है मेरी नज़र में कि अब इनको, मेरी नज़र में इनको अब समाज में और अपनी बात को रखना चाहिए, क्योंकि बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ कि इनको आगे आना चाहिए। ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमारे देश को, हमारे समाज को। इन्होंने कभी भी, इनको बहुत लालच दिया गया हमारे खिलाफ़ बोलने के लिए, इनके ऊपर बहुत दबाव था। मेरे को, हमने वो अपनी आंखों से देखा है कि पुलिस इनको कैसे इनको परेशान कर रही थी जब ये गवाही देने के लिए आई थी। तो अगर ये, क्योंकि निडर हैं अपने, मतलब जो इनको नॉलेज थी या जो सच बात थी ये उसी को ही बोलना चाहती थी और कभी भी डगमगाई नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो राजनीति में भी आना चाहिए। अपने जो इनका अपना समाज है, जो निषाद भाई हैं हमारे, उनकी आवाज़ बनना चाहिए। और इसमें अगर मान लीजिए हमारी भी कहीं भूमिका होगी तो हम तो हमेशा इनकी सहायता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग राजनीति में आए और पार्लियामेंट में जाएं या विधानसभा में जाएं, क्योंकि ये लोग अपने समाज को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग, कई ऐसे लोग हैं, आपको बता दूं, मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूं देश में, हर राज्य में। कई ऐसे लोग हैं जो, इनके जो सिस्टर हैं उनके नाम पे राजनीति करते हैं, जानबूझ के ऊटपटांग हरकतें करते हैं, उनके नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये अपने मतलब ये सही उसके लिए एप्लीकेबल हैं कि उनके नाम को अगर किसी का हक है तो वो इनका हक है, और समाज को भी इनका, सबको इनका साथ देना चाहिए, जिससे ये आगे बढ़ें और एक रिप्रेजेंटेटिव बने। मेरी नज़र में ऐसा है। राणा जी, अगर परिवार की बात करें, फूलन देवी के परिवार की, तो आज भी उनकी माँ की स्थिति जो है काफ़ी दयनीय है, घर नहीं है। तो किस तरह देखते हैं जो है अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो जाते थे मिलने, कभी वो सांसद हुआ करती थी फूलन देवी, और आज इस तरह से उनके परिवार की हालत है, तो कैसे देखते हैं इसको, किस तरह सुधार होगा? देखिए, जो इनकी माँ है वो हमारी भी माँ की तरह है। कुछ लोग हो सकता है कि भाई जो फूलन देवी थी उनके लिए अलग अलग विचार हो सकते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन चाहे वो मुन्नी देवी हो चाहे इनकी माँ हो, ये हमारी बहन है मुन्नी देवी, और जो इनकी माँ है वो हमारी भी माँ की तरह है। ठीक है, उनके परिवार से, या वो जो मान लीजिए निषाद कम्युनिटी है या कश्यप हैं, वो हमारे सब भाई हैं। मतलब मैं अपना दिल चीर के नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरे दिल में बहुत प्यार और रिस्पेक्ट है उन सभी के लिए। माता जी जो हैं, माँ की कंडीशन अगर मान लीजिए आर्थिक रूप से अच्छी नहीं है तो बोलने से अच्छा है कि हम कुछ करके दिखाएंगे, और आप प्रभु की कृपा रहनी चाहिए। बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि हमारी कुछ कोशिश होगी। मैं बहन जी से भी डिस्कशन करूँगा कि अगर हम दोनों मिलकर माँ की कंडीशन को अच्छा कर पाएंगे और परिवार के अन्य सदस्यों की कंडीशन को अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि हमारा काम ही है समाज के लिए कुछ काम करने की इच्छा है दोनों की। तो और तो फिर
वो भी समाज का ही हिस्सा हैं, क्योंकि माँ है भले ही लेकिन समाज का हिस्सा हैं, तो उनकी भी कोशिश करेंगे कि उनकी भी सहायता हो और उनका भी अच्छा हो। और जो आप बता रहे हैं घर की या किसी चीज़ की दिक्कत है, उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे और सरकार से भी मांग करेंगे कि आपको भी उनकी सहायता करनी चाहिए। राणा जी, वैसे तो आपका पूरा जीवन जो है संघर्ष भरा रहा है, लेकिन आपके सामने चुनौतियां अब और बड़ी बड़ी आ गई हैं, क्योंकि फूलन देवी की बहन खुद आगे आगे कह रही हैं आप निर्दोष हैं। अब आपको आरोपी को भी पकड़वाना है, कैसे करेंगे? देखिए, आरोपी का जो नाम है वो तो ये ऑलरेडी बता ही चुकी हैं। तो अब जैसे कि आपको केसों के बारे में जो मुकदमे की प्रणाली है भारत की, वो सबको मालूम है। अभी आपको पता है कि जो वो बच्ची का मर्डर हो गया था और उसके नौकर का क्या केस था, वो हेमराज है ना, उसके माता पिता को जेल में बंद कर दिया था डॉक्टर। ठीक है। अब उन्होंने ही जांच और उन्होंने ही हर तरह की मांग की थी और बाद में उन्हीं को अरेस्ट भी किया और निचली अदालत से उनको सज़ा भी हुई, लेकिन ऊपरी अदालत से, हाई कोर्ट से वो लोग बरी हुए। ठीक है। अब क्या है कि आप देखिए, उन्होंने ही जाके मांग करी कि भाई सही लोगों को पकड़ो, लेकिन नीचे उन्हीं को अरेस्ट करके उन्हीं को सज़ा दी गई। अब लेकिन ऊपर से जब वो बरी हो गए तो अब मतलब वो सेम कंडीशन ही है हमारी। क्या कर सकते हैं, हम मांग करने जाते हैं तो वो कहते हैं इन्हीं को बंद कर दो। ठीक है जी। और मांग नहीं करते तो सोचते हैं कि भाई अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो कुल मिला के हम तो ये कहेंगे, अब हमने तो देखो पूरी सज़ा भुगत ली। आपको बता दें, एक लाइफ में जो है लाइफर की जो कन्विक्शन होती है वो 14 साल ही होती है। हमने अपने जीवन के जो है करीब 16 साल के आसपास इसी में चले गए, जेल के चक्रों में। तो अब क्या बोल सकते हैं कि अब जो चीज़ चली गई वो तो वापस नहीं आ सकती। बस यही सोचते हैं ईश्वर की कृपा रहे और अब समर्पण जो है वो देश के लिए और समाज के लिए है। जीवन अच्छे काम करेंगे जी। मुन्नी देवी जी, अगर आपने भविष्य में कभी चुनाव लड़ा तो कहाँ से लड़ेंगी? अब इसके बारे में मैंने कोई फैसला नहीं किया, समय आने पर आप भाई बता देंगे। राणा जी, अगर इन्होंने चुनाव लड़ा तो कहाँ से इनको लड़ना चाहिए? देखिए, क्योंकि जो हालात हैं, सही बात जैसे कह रही हैं, अगर ये भी 16 साल से जो है इंसाफ पाने के लिए घूम रही हैं, इनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है आदमी को जनता के बीच आना पड़ेगा, जनता के बीच आना पड़ेगा। वही मेरा प्रश्न है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि इनको आना ही चाहिए, इनको जनता के बीच आना चाहिए, नो डाउट। कहाँ से चुनाव इनको लड़ना चाहिए ये तो मैं इनको नहीं बोल सकता भाई, मैं ये खुद ही डिसाइड करेंगी। लेकिन ऐसा है, इनका बहुत सपोर्ट है, इनकी बहुत इज्जत है अपने समाज के अंदर। निषाद समाज जो है इनसे बहुत प्यार करता है। तो जो मेरी जानकारी में है, तो जहाँ पर निषाद कम्युनिटी के लोग ज़्यादा होंगे, इनको वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि वो इस परिवार को, इनको अपना आइडियल मानते हैं। और मेरा ऐसे बुद्धि भी बोलती है कि अगर ये निषाद समाज इनको आगे बढ़ाएगा तो ये अपने समाज के लिए बहुत अच्छा काम भी करेंगे, ऐसा मेरा बुद्धि बोलती है। तो अब कहाँ से है या समाज ज़्यादा कहाँ पे है, ये मुझसे ज़्यादा तो बहन जी को ही मालूम होगा। तो अभी ये खुद ही अपना जीवन को डिसाइड करेंगी, क्योंकि जैसे कि इनसे मेरी बात हो रही थी कल, तो ये कह रही थी कि हमें तो भाई साहब अपने समाज के लिए और देश के लिए काम करना है। ठीक है नहीं, तो अब ये खुद ही डिसाइड करेंगी कमिंग टाइम में कहाँ से। तो मुन्नी जी, देश और समाज के लिए कैसे काम करेंगी? कैसे बताऊँ कैसे करूँगी, जैसे हमारी बहन करना चाह रही थी, करती थी, वैसे हम भी करेंगे। तो वहीं कहीं ना कहीं जो है आप ये कह रही हैं इशारों में कि आगे आप राजनीति में आएंगे, चुनाव लड़ेंगी आप। भाई किस आधार से करूँगी, वो तो आधार भाई आज मैंने आपको बता दिया। भाई समाज के जरिए, समाज के लिए पहुँचने के लिए, उनकी सेवा के लिए तो राजनीति भी बहुत ज़रूरी है। और राजनीति करेंगे तभी समाज की भी सेवा कर पाएंगे। अगर घर बैठे करनी होती तो आज हम हाउस वाइफ लाइक होते कर लेते हैं, या तो फिर घर बैठे करने के लिए बहुत अधिक संपत्ति चाहिए, और बहुत अधिक संपत्ति होती तो मैं आज कर ही रही होती।
क्यों ये हाउस वाइफ रह के, और ना मेरे पास इतनी संपत्ति थी, एक अपने पति के कमाने की तनख्वाह पे अपने बच्चे पालना, अपने घर संभालना, ये एक बड़ी बात है। इस सिटी में रह के बहुत बड़ी बात है। आज हम कैसे कैसे अपने बच्चे पाल के, जैसे जब से दीदी ख़त्म हुई, कैसे कैसे रह रहे, परवरिश कर रहे हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जान रहा होगा कि आज हमारे बच्चे नौकरी के लिए भी 2 साल से परेशान है, नौकरी तक नहीं मिल रही है। इतने हार थक के बच्चे हमारे ने छोटा मोटा रोज़गार खोल लिया, लेकिन अभी उसका बेचारे का चल नहीं रहा है, खर्चा ही ज़्यादा हो रहा है, चल भी नहीं रहा है, खर्चा भी नहीं, जाने आने का भाड़ा भी नहीं निकल रहा है, फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं कि कभी ना कभी बढ़ेगा। और लोन ले लिया, कर्जा ले लिया उसके बिज़नेस बढ़ाने के लिए, छोटे से बिज़नेस बढ़ाने के लिए 2 लाख का मैंने कर्जा भी ले लिया उसके बिज़नेस शुरू कराने के लिए कि नौकरी नहीं मिली, चलो अपना बिज़नेस ही शुरू कर ले। अब ऊपर वाले की क्या मर्जी, कैसे मर्जी, कैसे क्या करेंगे। तो रही संपत्ति, एक तो पहले बात तो राजनीति में समाज, अगर समाज चाहेगा राजनीति में आकर हमारे पास नहीं भी संपत्ति है तो सारा समाज मिलके अगर मुझे चाहेगा तो 1-1 रुपया भी देगा तो हमारे हिंदुस्तान में सभी भाई हम अरबपति बन जाएंगे और लड़ा देंगे। और हमारी इच्छा जो भावना है सेवा करने के लिए कि मेरा तन, जैसे बहन जी से मैंने सीखा है, देखा है, वो अपने तन को, अपनी बीमारी को सब भूल जाती थी समाज के लिए, अपना खाना पीना कपड़ा लत्ता सब पहनना भूल जाती थी। उसी आधार से मैं हूँ, मिट्टी की बनी हुई हूँ, अब मिट्टी में ही मिल जाना है अपने समाज की सेवा के लिए। क्यों आज मुझे इतना तरस आता है कि हमारे देश में इतना अत्याचार हो रहा है, बेरोजगार फैला हुआ, न्याय के लिए भटक रहे हैं। 5 साल 3 साल 6 महीने की लड़कियों के साथ रेप हो रहा। हम नहीं बोल रहे, पेपर बोल रहा है, हम न्यूज़ पढ़ते हैं। देखो हम खाने के लिए कम कर देते हैं बच्चों को, लेकिन हम पेपर मंगाते हैं ज़रूर कि हम भाई हाउस वाइफ हैं, हमें बाहर का माहौल नहीं पता, लेकिन न्यूज़ के जरिए हमें पता चल जाएगा। तो हम घर बैठे इतनी तो हम खबर ले ही सकते हैं, तो हमने पेपर लगा रखा है। तो आप ही का ये न्यूज़ है जो देखते हुए 6 महीने की लड़की के साथ रेप होता, तो उस टाइम तो मेरा तो ऐसा मन हो जाता है कि मुझे सामने वाला मिल जाए, मैं उसको नोच नोच के खा जाऊँ। अरे 6 महीने की बच्ची, 6 साल की बच्ची ने क्या बिगाड़ा, उसका क्या कसूर है, उसको इसके साथ रेप करके मार देते हैं। मैं माँ हूँ, मुझसे पूछो कि मेरी बच्ची, अरे लड़के या लड़का में कोई फ़र्क नहीं होता, मेरी बच्ची ने, अरे मेरी बच्ची को कैसे क्या कर रहा है, कैसे माँ से पूछो कि कैसे उसकी धीर कैसे बनेगी, आप बताइए। अभी नौकरी की बात हो रही है जी, तो आप दोनों से ही मेरा सवाल है कि आरक्षण को खत्म करने की कवायद की जा रही है कहीं से, और प्राइवेट सेक्टरों में भी मांग की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टरों में भी आरक्षण लाया जाए, तो क्या लगता है आरक्षण से हमारा देश आगे जाएगा? जी, मैं बताता हूँ इसका उत्तर जो मेरा अपना है, फिर बहन जी बता देंगी। आरक्षण से कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन जो आरक्षण देने का मकसद था वो ये था कि जो लोग समाज में एक समान नहीं थे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनको बराबर लाने का उद्देश्य था। किसी जाति को या किसी धर्म को नीचे करने का उद्देश्य नहीं था। तो जब उद्देश्य ये था कि भाई समाज में एक बराबरी आ जाए, तो आप मुझे बताइए कि जो सरकारी नौकरियां होती हैं जिसके अंदर आरक्षण है, सरकारी नौकरियां होती हैं मान लीजिए 50 होती हैं, जिस आरक्षित वर्ग के लिए वो 50 नौकरियां होती हैं, वो आरक्षित वर्ग है उससे कम से कम भी 100 टाइम्स। अगर 50 नौकरियां हैं तो उसको लेने वाले जो हैं वो 5000 लोग हैं। अब सीधी सी बात है कि 50 नौकरियां हैं, 5000 लड़के आएंगे उतने ही क्वालिफाइड, लेकिन 50 लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। तो जो लोग बचे हैं, हम ये चाहते हैं कि जो लोग बच जाते हैं उनको वो नौकरियां मिल जाएं। लेकिन हो क्या रहा है कि जिन 50 लोगों को शुरुआत में नौकरी मिली, उनके मान लीजिए 50 लोगों को नौकरी मिली थी और 50 लोग अपने घर वापस चले गए थे। तो कोई बेचारा जो 50 लोग जब रोज़गार नहीं मिला तो फिर उन्होंने कोई छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। किसी ने मान लीजिए फल की रेहड़ी लगा ली, किसी ने कोई दुकान खोल ली। अब 10 साल के 20 साल के बाद जो है दोनों के बच्चे जवान होते हैं। वो जो 50 लोगों को नौकरी दी थी उसके भी बच्चा 20 साल का होता है, और जो बेचारे को नौकरी नहीं मिली थी और जिसने फल की रेहड़ी लगाई थी उसका भी बच्चा 20 साल का होता है। लेकिन फिर नौकरी जो है वो जो 50 लोगों को मिली थी, फिर से नौकरी जो है उसी के लड़के को मिल जाती है। तो ये चीज़ हम ख़त्म करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिसको आपने एक बार आरक्षण दे दिया, क्योंकि मेन मकसद है आपको परिवार को उठाना है, तो आपने एक परिवार को, एक सरकारी नौकरी करीब 35 साल तक चलती है,
35 साल के लिए आपने उस परिवार को सेट कर दिया। उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाई लिखाई करा के उस मेन लाइन में ले आएगा, और वो उस आरक्षण का जो लाभ है, जो बेचारा जूते गांठ रहा है, जो फल की रेडी लगा रहा है, उसको उसका लाभ मिलेगा। ये नहीं है कि कोई बड़ा डॉक्टर बन गया, IAS बन गया और उनके बच्चों को फिर से आरक्षण देके फिर से आपने अफसर बना दिया, फिर से उनके बच्चों को आरक्षण देके फिर से आपने उनको अफसर बना दिया। अगर यही चलता रहेगा तो इस समाज का कभी फ़ायदा नहीं होगा, ये समाज कभी बराबरी पे नहीं आएगा। हमेशा उस समाज के अंदर भी अमीरी और गरीबी हो जाएगी पैदा, जो कि हो चुकी है, और जो जनरल कैटेगरी है वो भी लगातार इससे डाउन आती रहेगी। उसके अंदर फिर भेदभाव की भावना आएगी, देश टूटेगा। बस मेरा यही कहना है कि आप आरक्षण दीजिए, लेकिन एक नियम बना दीजिए, जिसको एक बार मिलेगा उसको अगली बार नहीं मिलेगा। एक समय आएगा जब हिंदुस्तान में जो आरक्षित वर्ग है, हमारे भाई हैं, वो भी सबको एक एक बार मिल जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक स्थिति को देखकर आरक्षण दिया जाना चाहिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि आप भले ही जाति के आधार पर भी दे दीजिए, लेकिन उस जाति में भी जो गरीब लोग हैं उनको दीजिए ना। उस जाति में जो IAS अफसर है, उस जाति में जो देश के राष्ट्रपति हैं, उनको आरक्षण की क्या ज़रूरत है? अभी हमारे देश के जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो दलित समाज से हैं। आप मुझे बताइए उनको आरक्षण की क्या ज़रूरत है? तो मेरा ये कहना है आप आरक्षण दे दीजिए जाति के हिसाब से। वो जाति वाले कोई बाहर से नहीं आए, वो हिंदुस्तानी हैं, उनका पूरा हक है। लेकिन उस समाज में जो गरीब तबका है, जिसको उसकी ज़रूरत है, उसको आप दीजिए। उसके अमीर वर्ग को मत दीजिए। उसके अमीर वर्ग को आप बता दीजिए, उसमें एक लेयर बना दीजिए, भाई आप उस जाति के हैं, और उस जाति के होने के बाद में अगर आपकी आर्थिक कंडीशन ऐसी है तब आपको इसका लाभ मिलेगा। और एक छोटी एक कुछ परसेंटेज जो स्वर्ण जाति के गरीब लोग हैं उनको भी आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि देखिए गरीब तो गरीब ही होता है। ऐसा मैंने आपसे पहले ही शब्द में बता दिया कि आरक्षण देने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि किसी जाति को आपको उठा देना है, किसी जाति को डाउन कर देना है। मकसद ये होना चाहिए कि देश के हर नागरिक को, जो गरीब है, उसको आपने सामाजिक लेवल पे जो एक रोटी कपड़ा मकान है उसकी स्थिति उतनी ले आनी है कि वो खा पी ले, अपना रह ले, तो वो किसी भी जाति का हो। जी मुन्नी जी, आपसे ही भी यही सवाल है मेरा कि आरक्षण को लेकर आप क्या सोचती हैं, आरक्षण होना चाहिए? देखिए भाई, कभी हम विदेश तो गए नहीं हैं। पहले मैंने सुना है कि विदेशों में आरक्षण का मुद्दा बिल्कुल नहीं होता है, सबको बराबर का मानना मिलता है, हिस्सा मिलता है। अच्छा, कितना छोटी बिरादरी को या बड़ी बिरादरी को बराबर का इज्जत सम्मान मिलता है, नौकरियां मिलती है। आज देख लीजिए बाहर विदेशों में जाके कितनी स्थिति अच्छी है। हमारे हिंदुस्तान में कितनी गंदगी है, कितनी बेरोजगारी है, घर से बाहर नहीं निकल सकते। हमें तो उल्टी आते हैं घर से बाहर निकल के। आप कहते हैं स्वच्छता अभियान भी चला दिया, वो भी ठप पड़ा है, मतलब कुछ भी नहीं है, एकदम इतनी गंदगी है। और उसके आरक्षण के बारे में, आरक्षण जातिवादी का नहीं होना चाहिए, सिर्फ गरीबी का होना चाहिए। जो गरीबी किस जाति में नहीं है, कौन परेशान नहीं है, कौन किसको तकलीफ नहीं होती, किसको दुख नहीं होता, किसको रोटी कपड़ा मकान किसको नहीं चाहिए। अब जिसको पता है आरक्षण मिलता भी किसको है, जिसके पास सब कुछ होता है उन्हीं को मिलता है, और जिनके पास कुछ नहीं है, आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, वो इतने परेशान है। उसके अगर आरक्षण मिल भी गया तो उसके पास अगर पैसे देने के लिए उनके पास कैसे रिश्वत देने के लिए, नौकरी के लिए बच्चे के पीछे रिश्वत नहीं है या कोई बड़ा हाथ नहीं है तो नौकरियां नहीं है। ये तो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। आरक्षण जो मांग रहे हैं, मांगते हैं, हमारे समाज के भी मांगते हैं आरक्षण चाहिए। आरक्षण क्या चाटेंगे? आरक्षण जब हमें लाभ नहीं मिलेगा तो हम क्या उसको चाटेंगे? आरक्षण मिल के हमारा पेट भर जाएगा, रोटी मिल जाएगी। जब नौकरी भी नहीं मिल रही, हमारे पास पैसे ही नहीं है, सोर्स नहीं है, तो आरक्षण लेकर हम क्या करेंगे? हमें ये ख़त्म होना चाहिए, अमीरी गरीबी का ध्यान होना चाहिए। मैंने बाकायदा एक सर्वे किया है, जो बहन जी ने बताया ये एकदम सच रियलिटी आपको बयान करी उन्होंने। आप खुद भी एक सर्वे कर लीजिएगा अपने चैनल के माध्यम से। आप यहाँ से 10 किलोमीटर के दायरे में जाइए, जो बेचारा नीचे सड़क पे बैठ के कोई आइसक्रीम बेच रहा है या मोची का काम कर रहा है, जूते गांठ रहा है, उसको भाई को हमारे यही नहीं पता है कि आरक्षण होता क्या है। उसको उसके परिवार में आज तक उसका कभी लाभ ही नहीं लिया। हम ये चाहते हैं कि उस परिवार को लाभ मिले, वो उसका सही हकदार है। तो हम तो ये चाहते हैं, वो मान लीजिए कोई जाटव समाज का हमारा भाई है, ठीक है जी, वो जूते बनाने का काम कर रहा, उससे मैंने जाके पूछा अपने शहर में, मेरे यहाँ अभी काम चल रहा था तो मजदूर लगे हुए थे, वो
जाटा भी था। मैंने उसको पूछा, उसका लड़का बहुत पढ़ा लिखा था। मैंने बाबा क्या उसको तो नौकरी लग जाएगी? मैंने कहा आपको तो आरक्षण मिल जाएगा, लाभ मिलेगा उसका। वो कह रहा ये क्या होता है? कह रहा कई लड़का मेरा कई बार ट्राई कर चुका, नौकरी लगती नहीं बाबूजी, आप थोड़ी सी सिफारिश लगा देना। मैंने कहा भाई साहब इतनी मेरी हैसियत नहीं है कि सिफारिश आपकी लगा पाऊँ, लेकिन लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि उनको मालूम ही नहीं है कि आरक्षण क्या होता है। अच्छा, जो बड़े अफसर हो जाते हैं उनको मालूम होता है सब, उनके जैसे बहन जी बता रहे हैं उनके पास पैसा भी हो जाता है, उनके पास जान पहचान की सोर्सेज हो जाती हैं, वही बार बार अपने बच्चों को सेट करते रहते हैं। वो जब अपने बच्चे को सेट करते हैं वो बड़े हो जाते हैं। अच्छा, उनके पास पैसे होते हैं तो वो अच्छे स्कूलों में भी पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। तो वो शुरू से ही जो है एक तरीके से वो खुद एक क्रीमी लेयर बन चुके हैं। तो इसको बड़ा ज़रूरी है, अगर आपको देश को अच्छे वे में लाना है, बहुत ज़रूरी है। और आपको बता दूं, जब भी सरकार कोई ऐसा सोचती है ना, तो वही लोग सबसे ज़्यादा विरोध भी करते हैं। विरोध करने वाले वही लोग हैं, उनको मालूम है कि तेरे बच्चे मज़ा ले रहे तो भाई ये हट जाएगा। उनको चिंता नहीं है जो बेचारा गरीब सड़क पे बैठ के काम कर रहा, उसको तो पता ही नहीं है। आप जाके पता कर लो सड़क पे कि भाई आरक्षण होता है क्या होता है, उसको मालूम ही नहीं है। उसको तो बेचारा बड़ी मुश्किल से सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा, उसके बाद फिर वो अपनी दुकान पर लाके बच्चे को बैठा देता है। जो IAS बन के या बड़ा अफसर बन के बंगले के अंदर बैठा है, वो अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में CBSE बोर्ड में भेज रहा, बच्चा एकदम इंग्लिश मीडियम में पढ़ के फिर नौकरियों में वही बच्चे आ जाते हैं। नौकरियां भी तो लिमिटेड है ना। राणा जी, अभी आप बिहार गए थे अपने एक कार्यक्रम में और वहाँ पर कुछ लोगों की नाराज़गी दिखाई दी थी। वहाँ के लोगों का कहना था कि आपने फूलन देवी का जो आपके ऊपर हत्या का आरोप है, इस वजह से वो लोग आपसे नाराज़ चल रहे थे। लेकिन जैसा कि अब फूलन देवी की बहन मुन्नी देवी ने ये कहा है कि आप निर्दोष हैं, उनके पति ने ही हत्या कराई थी, तो उन लोगों को अब कैसे समझाएंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो सच है वो कभी छुपता तो है नहीं। अब क्या है कि अब एक एक जने को तो जाके मैं समझा नहीं सकता या मतलब बता नहीं सकते हम। सिर्फ हम एक ही काम कर सकते हैं अब कि जो हमारा विरोध करते हैं उनको भी हाथ जोड़ के उनकी भी सहायता करने की कोशिश करें, जो हमसे प्यार करते हैं उनकी भी भलाई के लिए काम करें। हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम है मेरा कि सबके लिए अच्छा सोचो और अच्छा काम करते रहो। एक दिन आएगा, आज मान लीजिए 100 लोग हमारे लिए ख़राब सोचते हैं, जब हम अच्छा काम करेंगे देश और समाज के लिए तो वो 50 हो जाएंगे, एक दिन 10 हो जाएंगे, एक दिन हो सकता है ना भी रहें। लेकिन सीधी सी बात है कि हर एक आदमी राजनीति भी करता है। उसको मालूम है कि मैं शेर सिंह राणा का विरोध करूंगा तो मेरा नाम अखबार में छप जाएगा, ठीक है। उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, वो वहाँ की लोकल राजनीतियाँ होती हैं, तो उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन हम तो अपना काम करते रहेंगे। और आपको बता दूं, मैं अभी रोज़ कार्यक्रम में जा रहा हूं। महाराणा प्रताप जयंती के, बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती में गए थे, अभी छत्रसाल महाराज जी की जयंती में जाएंगे। और मैं तो कहूँगा कि अगर बहन जी को केवट महाराज की भी जयंती मनानी चाहिए या वाल्मीकि जयंती में हम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम हर महापुरुष की इज्जत और प्यार करते हैं, जिसको हमारे श्री रामचंद्र जी ने, जो कि मतलब उनसे उत्तम पुरुष धरती पे आज तक कभी पैदा नहीं हुआ, जो भगवान हैं, जो अवतार हैं, जब उन्होंने सबको गले से लगाया, ठीक है। तो हम तो एक, हमारी कोई हैसियत नहीं, हम तो एक आम साधारण इंसान हैं। तो हमारे दिल में प्यार है सबके लिए, और वो चाहे कोई कितना भी नाराज़ हो उसके लिए भी है। अभी सहारनपुर में आपको बता दूं, मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर दिया था। जो एक सेना बनाई हुई है, उन लोगों ने उनका जिला अध्यक्ष थे, उसके भाई की डेथ हो गई थी। उनकी मां ने जो है मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया, जबकि मैं उस दिन जो है झारखंड के टाटा नगर में कार्यक्रम में था, महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम में। बाद में मेरे से बाद में ये बात खुल गई कि भाई इसमें जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था उन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया, वो उन्हीं के ही मोहल्ले के लोग थे, उन्हीं के ही साथी थे। उसमें जो है गोली उसके लग गई थी। मेरे से पत्रकारों के फ़ोन आए मेरे पास, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप इसमें कोई लीगल एक्शन लेंगे, आपके ऊपर गलत FIR दर्ज करी, क्या आप कोई मानहानि का केस करेंगे। मैंने कहा कि भाई साहब, मैं कोई केस नहीं दर्ज करूँगा, क्योंकि उनकी माँ भी हमारी माँ की तरह है।
भाई जिसका एक जवान लड़का मर गया उसकी कंडीशन उस समय क्या रही होगी, उनको माँ को क्या मालूम कि भाई शेर सिंह राणा कौन है। उसके आगे पीछे माँ के बगल में जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो अपनी मतलब उसकी मौत में भी राजनीति देख रहे, उन्होंने हमारा नाम उनको सुझा दिया, उन्होंने लिखवा दिया, ठीक है नहीं। और बाद में दूध का दूध पानी पानी हो गया। मेरे से कभी किसी ने कोई फ़ोन नहीं आया, किसी ने मेरे से नहीं पूछा, क्योंकि पहले दिन से ही एकदम क्लियर था कि मेरा कोई उसमें दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। दूसरी बात, मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि सर्व समाज को साथ लेकर चल के महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाएं, क्योंकि महाराणा प्रताप जी ने सबको साथ लेकर ही अपनी जंग लड़ी और उनका एक ही मकसद था कि सब राष्ट्र के लिए लड़ना है। तो हमने उनको ये भी कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि अगली बार जब महाराणा प्रताप जयंती सहारनपुर में मनाई जाए तो वो जो पूरा समाज है वो भी उसमें शामिल हो, वो जाने कि भाई महाराणा प्रताप जी ने देश के लिए, समाज के लिए क्या किया। और हम उनको बुलाएंगे अब और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आप लोग आइए। अगर उनको लगता है कि भाई उनको महसूस हो, उनका दिल बोले कि भाई महाराणा प्रताप जी ने कुछ नहीं किया, तो ना आए, फिर उनकी अपनी हर एक की अपनी विचारधारा होती है। लेकिन अगर वो सच्चे दिल से सोचेंगे तो मुझे यकीन है वो उसमें शामिल होंगे और हम उनसे कभी ना कभी मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप ये बताइए कि आपको किससे समस्या है, महाराणा प्रताप जी से समस्या है या कोई और समस्या है, और कोशिश करेंगे उनकी समस्या को दूर करें। जी। एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि 4 साल इस सरकार को हो गए, कितने संतुष्ट हैं? इसमें बहुत लंबी चौड़ी बात ना करके मैं अपनी बात बताता हूँ कि 2-3 मुद्दों पर जो मुख्य मुद्दे थे, क्योंकि भले ही कोई जब पार्टी जैसे कि जिस समय वोट लेने के लिए जाते हैं तो वही मुद्दे दोबारा से आ जाते हैं। जैसे कि जो मुख्य मुद्दा था वो राम मंदिर का था, और मैं आपको बताता हूँ कि राम मंदिर तो बना नहीं। पहले कहा कि भाई लोकसभा में हमारी फुल मेजॉरिटी आएगी, बनाएंगे, नहीं बनाया। फिर कहा विधानसभा में हमारी फुल मेजॉरिटी आएगी तो बनाएंगे, नहीं बनाया। फिर कहा भाई हम राज्यसभा में कम है तो तब बनाएंगे जब राज्यसभा में कंप्लीट मेजॉरिटी हो जाएगी, तो अभी भी कोई चांस दिख नहीं रहे। और मेरी नज़र में ये सिर्फ सीधा सीधा बिना किसी डाउट के ये सिर्फ एक बहाना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में केस जो है वो पेंडिंग है। फुल मेजॉरिटी है हर जगह, अध्यादेश लाना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए। मंदिर इसलिए बनाना चाहिए कि जो श्री रामचंद्र जी हैं वो इस हिंदुस्तान की धरती के आराध्य हैं। किसी मेरे मुसलमान भाई को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और मैं आपको गारंटी दे रहा 99% मुसलमान भाइयों को इसमें कोई आपत्ति है भी नहीं। 1% जो लोग हैं वो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको इसी बात पे वोट मिलता है, जैसे कि दूसरी पार्टी को वोट मिलता है। तो वो लोग राजनीति करते हैं। तो मेरी नज़र में अध्यादेश लाके राम मंदिर बनाना चाहिए। दूसरे जो मुद्दे हैं, तो दूसरी जो बातें हैं देश के विकास की और दूसरी चीज़ें, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जैसे कि बहन जी ने बताया, नौकरी का तो क्या हाल है मालूम ही है, देश की क्या हालत है सभी को मालूम है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारा बड़ा देश है, एक दिन में इसमें सुधार नहीं हो सकता। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे। मुन्नी देवी जी, 4 साल सरकार के कामकाज को हो गए, आप किस तरह से देखती हैं? क्या कहूँ, बड़े लोगों की है भाई, बड़े बड़े भाषण होते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, देश विदेश में घूमते हैं। अपने सही बात बोलूँगी तो किसी को अच्छा लगेगी या बुरी नहीं, लेकिन हम बड़े बड़े विदेशों में घूम रहे हैं। लेकिन हम तो हाउस वाइफ, हमें क्या पता बड़े बड़े विदेशों में घूम के हमारे देश को क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे देश में क्या कर रहे हैं? क्या बड़े बड़े देश में घूम के बड़ी बड़ी मीटिंग करके बड़े बड़े भाषण दे के हमारे देश का सुधार हो जाएगा क्या? हमें तो नहीं लगता कि कुछ भी हुआ है। चलो हम मान रहे हैं कि अरे सदियों का गंदगी एक मिनट में नहीं साफ़ करी जाती, लेकिन कुछ हिस्सा तो गंदगी साफ़ हो जाती। अत्याचार ये आज इनकाउंटर हो गया, मान ले, हम मानते हैं कि मारे जाते हैं, लेकिन उतने ही पैदा हो जाते हैं और निर्दोष मारे जाते हैं। और जो असली कुख्यात हैं उन्हें तो जेल में जाके बचा देते हैं, जेल में डाल दिया, उनके ऊपर तो छोटा मोटा केस लगा दिया, डाल दिया, बचा दिया। जो बिल्कुल गरीब है बेचारे, उनको जब बड़ा बड़ा इनाम घोषित करके उनको इनकाउंटर कर देते हैं। हमारा तो ये मानना है कि ऐसा हो रहा है।
बिल्कुल, आज हमारे साथ मौजूद थे शेर सिंह राणा और मुन्नी देवी, जो कभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे। आरोप लगाया था इन्होंने, हालांकि बाद में अपने बयान से ये मुकर गई थी और अभी जल्दी ही इन्होंने इन दोनों ने एक मंच को साझा किया और अब ये ऐसा कहा जा रहा, अब ये कह रही हैं कि शेर सिंह राणा जो है निर्दोष हैं। असली फूलन देवी के जो हत्यारा है, असली जो हत्यारे हैं वो उनके पति हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।